गुड इवनिंग दोस्तों। तो ड्रीम आरएस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं अनिल जांगिड़ और इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे 11 मार्च के इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड एडिटोरियल। तो एक बार नज़र डाल लेते हैं हम क्या क्या डिस्कस करेंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे जो मेंटल हेल्थ का इशू जो कोविड के टाइम पे इमर्ज हुआ है, से रिलेटेड आर्टिकल देखेंगे हम। उसके बाद जो अभी दिल्ली गवर्नमेंट ने अपने बजट में वर्चुअल स्कूल की बात की है, और ये जो चर्चा में रहता है कि दिल्ली का जो एजुकेशन मॉडल है वो इतना फेमस क्यों है, तो ये क्या अलग से करते हैं एजुकेशन में, वो डिस्कस करेंगे। डिफॉरेस्टेशन का मुद्दा हम देखेंगे। उसके अलावा विमेन सेफ्टी में क्या कर सकते हैं। उसके अलावा जो अभी विधानसभा में थोड़े दंगे भड़क चुके हैं लोगों के बीच में, तो वो क्या चल रहे हैं वो देखेंगे। उसके अलावा जो ये स्कीम है हमारी एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करने के लिए युवा उद्यमिता प्रोत्साहन योजना, इसको देखेंगे। उसके अलावा करंट की छोटी बड़ी न्यूज़ हम देखेंगे। तो शुरू करते हैं। तो पहला इशू हम ह्यूमन सेफ्टी का उठा लेते हैं। तो अभी जब ये केस कस्टोडियल रेप का जो केस आया, उसके बाद पुलिस पर काफ़ी क्वेश्चन मार्क उठे हैं। तो आर्टिकल में ये बोला गया है कि विमेन सेफ्टी के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अभी थोड़े दिन पहले ही बोला था कि आप जो सारी जांच एजेंसियां हैं इसमें सब आ गए, मतलब इंटेलिजेंस ब्यूरो आ गया, कई जितने भी एनआईए आ गया, सीआईडी आ गया, सीबीआई आ गया, ये जितनी भी जांच एजेंसियां हैं, पुलिस थाने आ गए, उनमें सीसीटीवी कैमरे लगाने पड़ेंगे। तो और सुप्रीम कोर्ट ने 2 मार्च को ही ऑर्डर दिए हैं कि जो राजस्थान गवर्नमेंट को ऑर्डर दिए कि आप 3 सप्ताह के अंदर फंड अलॉट करो और अगले 6 महीने में सभी थानों में कैमरे लगवाओ। तो राजस्थान गवर्नमेंट ने कुछ किया, बिल्कुल किया। राजस्थान गवर्नमेंट ने 16.5 करोड़ रुपए मंजूर भी कर दिए हैं, और लेकिन अभी तक ग्राउंड लेवल पे जो इम्प्लीमेंटेशन की बात आई है वो अभी तक सिर्फ एक थाने में लगा है, और वो कौन सा थाना है? मालवीय नगर थाना। तो जो अगर हर जांच एजेंसी होती है या पुलिस थाना होता है, उसमें अगर इस तरह के कैमरे होंगे तो जो किस तरह कई सारे जो पिछले 5-6 महीनों में कस्टोडियल जो रेप के केस हुए हैं उन पर लगाम लग सकेगी। उसके अलावा इससे क्या होगा कि जो ये कैमरे होंगे उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग जो होगी, उनकी मॉनिटरिंग होगी। तो उनकी मॉनिटरिंग के लिए 3 स्तर पे कमेटियां होंगी। जो एसएचओ होंगे, वहाँ के जो स्टेशन हाउस ऑफिसर होंगे, वो जो स्टेट लेवल कमेटी है उसको मंथली रिपोर्ट भेजेंगे। तो राज्य स्तर पे एक कमेटी होगी, एक जिला स्तर पे कमेटी होगी। राज्य स्तर की जो कमेटी होंगी उसमें बड़े बड़े लोग होंगे। कौन? गृह सचिव हो गया, वित्त सचिव हो गया, पुलिस महानिदेशक हो गया, हमारे जो राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष हो गई, ये सब होंगे। जिला स्तरीय कमेटी में कौन होगा? जो हमारे डिविजनल कमिश्नर होते हैं, संभागीय आयुक्त हो गए, पुलिस कमिश्नर हो गए, जिला कलेक्टर हो गए, एसपी साहब हो गए, या फिर वहाँ की जो महापौर हो गए और जिला प्रमुख होंगे। तो ऐसे जो इनको अपनी मासिक रिपोर्ट भेजेंगे। फिर उसके बाद कोई ये वीडियो की मॉनिटरिंग करेंगे। ऐसे जो वीडियो की मॉनिटरिंग होगी उसकी रिपोर्ट इनको भेजेंगे, ये ऊपर राज्य स्तरीय कमेटी को भेजेंगे। कोई भी अगर इशू इस तरह का दिखेगा तो ये उस पर एक्शन ले पाएंगे। मानवाधिकार आयोग ने भी राजस्थान गवर्नमेंट को ये बोला था कि आप जल्दी कैमरे लगाओ। तो ये हमने देख लिया कि कस्टोडियल जो रेप केसेस होते हैं उनमें हम रोकने के लिए क्या कर सकते हैं कि हम वहाँ पर कैमरे लगा सकते हैं हर जगह पर, और इसके लिए गवर्नमेंट ने फंड भी अलॉट कर दिए हैं। तो अब जरूरत है कि ग्राउंड लेवल पर इसका इम्प्लीमेंटेशन जल्दी से जल्दी हो, ताकि इस तरह के केसेस में जो आरोपी पुलिसकर्मी है उस पर भी कार्रवाई हो। तो ये तो था भास्कर का, ये पत्रिका में कुछ आर्टिकल आया है आज। तो उन्होंने भी यही बोला है कि अगर इस प्रकार के जो पुलिसकर्मी होते हैं, पुलिस ऑफिसर्स होते हैं, उनको अभी क्या होता है कि अभी जैसे मान लो उसको अरेस्ट किया, अभी जो पुलिसकर्मी होगा उसको निलंबन कर दिया जाएगा। तो सिर्फ निलंबन से काम नहीं होता, अब उसको सस्पेंड करने से काम नहीं होता, अब उसकी प्रॉपर एफआईआर कीजिए, प्रॉपर गिरफ्तारी कीजिए, उसको प्रॉपर सजा मिलनी चाहिए। और जो न्यायपालिका है, अब जब इस तरह के हीनियस क्राइम हो जाते हैं, हमारी जुडिशरी वैसे तो काफ़ी प्रोएक्टिव दिखती है, मतलब कभी हाईवे के नज़दीक दारू के ठेके नहीं होनी चाहिए, कभी कभी राष्ट्रगान होना चाहिए, है ना, सिनेमाघरों में, तो कभी इतना प्रोएक्टिव दिखाते हो। तो जब इस तरह के केसेस आते हैं तब आपका प्रोएक्टिवनेस कहाँ चला जाता है। तो ये इस पर क्वेश्चन मार्क उठाया गया है कि राजस्थान जो न्यायपालिका है वो ऐसे मामलों में स्वप्रेरणा से प्रसंज्ञान नहीं लेती है, मतलब स्यू मोटो कॉग्निजेंस नहीं लेती है। तो ऐसे केसेस में न्यायपालिका को भी कदम उठाने पड़ेंगे, क्योंकि पुलिस जो राजनीतिक नेतृत्व है उनमें महिलाओं के प्रति इतनी संवेदना नहीं है, क्योंकि ओबियसली क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिक्स ऑफ क्रिमिनलाइजेशन, मतलब कि जो क्रिमिनल होते हैं और पॉलिटिशियन होते हैं उनके बीच में गहरा नेक्सस होता है। और आजकल तो ऐसा हो गया है जैसे कि आपका क्रिमिनल बैकग्राउंड होना राजनीति में जाने के लिए अच्छा होता है। तो अगर जो क्रिमिनल बैकग्राउंड के लोग राजनेता बन जाते हैं तो आप उनसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो विमेन के लिए अच्छे लॉ और पॉलिसीज बनाएंगे। तो अब क्या हो गया, एग्जीक्यूटिव मतलब जो ग्राउंड लेवल पे ऑफिसर होते हैं, मतलब पुलिस वाले, वो कुछ नहीं कर रहे, न्यायपालिका कुछ नहीं कर रही, और फिर कौन बचा? जो लेजिस्लेचर, हमारे ये विधायक लोग हैं, ये कुछ नहीं कर रहे। तो फिर करेगा कौन? तो
तो जनता को इस तरह के जो इश्यू होते हैं उन पर काफ़ी प्रेशर क्रिएट करना चाहिए लोकल एमएलए इन सब पर, ताकि वो विधानसभा में ये मुद्दा उठाएं और इस ऐसे जो मामले होते हैं उन पर त्वरित कार्रवाई हो। चलते हैं आगे। विधानसभा की बात चल रही है तो अभी स्पीकर के ऊपर कुछ एलिगेशन लग रहे हैं, तो ये सब हम देखते हैं। क्योंकि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जनरली क्या होता है कि हमारे इंडिया में स्पीकर कौन होता है, स्पीकर किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा होता है। तो अभी यूके में क्या होता है कि वो अपनी पार्टी की सीट छोड़ देता है, लेकिन हमारे यहाँ पे सीट नहीं छोड़ता। तो जो स्पीकर होते हैं उनकी जो पार्शियलिटी, जो उनका कहीं ना कहीं उन पर एलिगेशन लगते हैं कि ये थोड़ा पार्शियल होते हैं अपनी पार्टी के फेवर में। खैर हमारे वैसे इंडिया का जो मतलब इतिहास रहा है हमारा, उसमें स्पीकर और काफ़ी बढ़िया बढ़िया स्पीकर हुए हैं। हमारे राजस्थान गवर्नमेंट में भी, हमारे राजस्थान विधानसभा में भी अच्छे अच्छे स्पीकर हुए हैं। तो ये अच्छे अच्छे इशू हाईलाइट भी करते हैं। तो अभी उन्होंने एक जो इशू हाईलाइट किया है वो आप हमको बात करनी चाहिए। उन्होंने बोला है कि जो अभी हमारी जो विधानसभा है वो शिकायत निवारण केंद्र बन रही है। मतलब कि वहाँ पे लोगों की ग्रीवेंस रिड्रेसल हो रही है, है ना। होना क्या चाहिए, विधानसभा का काम क्या है, विधानसभा ये शिकायत को सोल्व करने का काम किसका है, एग्जीक्यूटिव का है, मतलब कार्यपालिका है। तो जो विधानसभा का काम है लॉ मेकिंग। तो ये लॉ तो नहीं बना रहे, आजकल ग्रीवेंस रिड्रेसल हो रही है कि ये चल रहा है, वो चल रहा है, इसको ये मुद्दा उठ गया, ये मुद्दा। ऑब्वियसली मुद्दे उठने चाहिए जो समाज में हमारे होते हैं, समाज की जो ज़रूरतें होती हैं उसके हिसाब से लोगों के आक्रोश होते हैं, तो उनको एड्रेस करने के लिए इस तरह के मुद्दे उठते हैं। लेकिन जो शिकायत निवारण केंद्र बनाना दिया है कि मतलब आजकल लॉ मेकिंग पे तो ज़्यादा चर्चाएं नहीं हो रही है, तो उन्होंने इस पर क्वेश्चन उठाया है कि इसके लिए आप अलग से कुछ कीजिए। मतलब कि ये जो सारी चीज़ें विधानसभा के बाहर हो सकती है सोल्व, आप उनको विधानसभा में ना लेके आइए। मतलब कि हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव जो मैकेनिज्म है उसको स्ट्रेंथन कीजिए, ताकि जो ये ग्रीवेंस रिड्रेसल का काम है वो बाहर ही हो। क्योंकि जो हमारी लेजिस्लेटिव असेंबली है उसका काम ग्रीवेंस रिड्रेसल का नहीं है। तो जनता की समस्याओं का बिल्कुल निराकरण होना चाहिए और इस पर प्रयास करना चाहिए। तो ये इशू एक उन्होंने हाईलाइट किया है। उसके अलावा दूसरा इशू उन्होंने हाईलाइट किया है कि जो आजकल जो कई सारे गवर्नमेंट प्रोजेक्ट होते हैं उनमें काफ़ी देर हुई जाती है। तो अभी एक जलदायु विभाग का प्रोजेक्ट था जिसमें 8 साल की देरी हो गई, तो उस समय वो होने वाला था 174 करोड़ में, आज उसकी कीमत हो गई 500 करोड़। तो ये इतना डिले हो जाता है प्रोजेक्ट। अगर कोई प्रोजेक्ट 8 साल डिले हो रहा है तो ऑब्वियसली उसकी कॉस्ट भी बढ़ जाती है। तो फिर इसकी कॉस्ट का भुगतान कौन करेगा, हाँ, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है। तो अभी जो कल्ला साहब है हमारे उद्योग मंत्री, उन्होंने यही बोला है कि जो किसी डिले या टेक्निकल फॉल्ट की वजह से जो प्रोजेक्ट की कॉस्ट बढ़ जाती है तो अभी किसी पे रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। लेकिन जो ऑफिसर्स होंगे उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी निर्धारित की जाएगी कि भाई आपके पास टाइम है 3 के 6 महीने, 3.5 लग जाए, 4 साल लग जाए, वो सब अलग बात है। लेकिन 3 साल के अगर आप 8-10 साल हो गए तो फिर आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, तो मतलब एक्शन लिया जाएगा। तो जो रेस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही तय की जाएगी ऑफिसर्स की कि क्यों देरी हुई। अगर कोई वाजिब रीजन होगा तो बिल्कुल उसे माना जाएगा। तो ये हमें जो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट होते हैं उनसे डिले में हमें काफ़ी नुकसान होता है, नॉट ओनली इन द सेंस ऑफ टाइम बट ऑल्सो इन द सेंस ऑफ मनी एंड द रिसोर्सेज। तो ये सारे जो हमारे पैसे वैसे जो ज़्यादा बढ़ जाते हैं, इससे आम जनता के ही पैसे हैं। ये पैसे किसके, आखिर आम जनता के। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे करप्शन, डिले, मतलब कई सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो इसको एड्रेस करने के लिए अब ऑफिसर्स की अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी निर्धारित की जाएगी। अब और स्पीकर में और क्या क्वेश्चन चल रहा है, तो 2 इशू हमने देख लिए, शिकायत निवारण केंद्र और ये रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑफिसर्स। थर्ड इशू हुआ है कि स्पीकर का काम साइलेंट होना चाहिए कि एक्टिव होना चाहिए। मतलब एक हो गया नॉर्मल स्पीकर कि हाँ चुपचाप बैठे हैं, फाइलें आ रही, जो भी आ रहा है वो मतलब शांति से बैठ के अपना काम कर रहे हैं। एक वो प्रोएक्टिव काम कर रहे हैं कि हाँ कहीं गलत हो रहा है तो वो किसी विधायक को टोक रहे हैं, ये वो सब। तो स्पीकर एक्टिविज्म होना चाहिए या साइलेंट स्पीकर होना चाहिए, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए आप देखिए। मेरे हिसाब से थोड़ा, खैर मेरे व्यू में नहीं दूंगा, है ना। तो ये दोनों के बीच में यही है कि एक्टिविज्म, ये इस हमारे जोशी साहब ने बोला है कि मैं स्पीकर एक्टिविज्म में विश्वास रखता हूँ। और हमारे बिरला साहब महोदय जी उनका अलग, वो थोड़ा साइलेंट स्पीकर टाइप के हैं। तो चलते हैं आगे। अगला इशू हमारा मेंटल हेल्थ से रिलेटेड है। तो
यही है इसका आर्टिकल का टॉपिक कि कोविड महामारी ने मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं की कमियां उजागर की। तो जब हमारा कोविड आया उसके बाद लॉकडाउन लगा, लोगों को क्वारंटाइन में रहना पड़ा, लोगों को जो कई एक जगह फंस गए थे उनको कई महीनों तक फूड सप्लाई उनकी बाधित हो गई, लोग ऑफिस नहीं जा पा रहे थे, लोगों से मिल नहीं पा रहे थे, तो उनमें लोनलीनेस आ गई है ना, डिप्रेशन आ गया, एंजाइटी आ गई, काफ़ी सारे जो मेंटल हेल्थ के इशू आए हैं तो वो काफ़ी कोविड के टाइम पे हाईलाइट हुए हैं। तो हमारा जो राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण है 2015-16 का, उसने यही बोला है कि भारत में 8 में से 1 व्यक्ति किसी न किसी प्रकार की मानसिक बीमारी से प्रभावित है। लेकिन मतलब इंडिया में क्या है ना कि हर 8 में से 1 आदमी को कुछ मेंटल इलनेस है, लेकिन अधिकांश लोगों को छोटी बीमारियां होती है, ज़्यादा भारी नहीं होती। लेकिन जो 2% लोग होते हैं उनको गंभीर मेंटल इलनेस होती है, गंभीर मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं होती है और उनको चिकित्सा सलाह होती है। तो अब ये जो मेंटल हेल्थ का इशू है ये इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि हमारे समाज में इससे काफ़ी सारे सोशल स्टिग्मा जुड़े हुए हैं। मतलब ये हाईलाइट क्यों नहीं होता है? अगर कोई किसी को मेंटल हेल्थ की दिक्कत होती है तो सोसाइटी अरे ये तो पागल हो गया, पागल हो गया। अरे पागल नहीं, मेंटल हेल्थ भी एक चीज़ होती है, बीमार होना भी अलग चीज़ होता है। जिस तरह आपको शारीरिक बीमारी होती है उस तरह आप मानसिक रूप से भी बीमार हो सकते हो। जो हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं हमारे दिमाग में, अगर उनमें थोड़ा सा भी संतुलन बिगड़ता है तो ऑब्वियसली हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर असर पड़ता है। तो इस रिपोर्ट में यही बताया गया है कि इंडिया में काफ़ी सारा ट्रीटमेंट गैप है। मतलब अगर बीमार भी हो जाएंगे तो लोग 75 से 85% लोग स्वास्थ्य सेवाएं नहीं लेते हैं। और साथ में क्या देखा गया है, एक तो ट्रीटमेंट गैप हो गया, उसके अलावा सोशल स्टिग्मा होता है। तो जो भी मेंटल इलनेस होती है उसको एक कलंक की तरह माना जाता है हमारे समाज में। और जो वो ऐसा पर्सन होता है जो मरीज होता है उसके ह्यूमन राइट्स का वायलेशन होता है, उसे अलग से ट्रीट किया जाएगा, इनह्यूमन ट्रीटमेंट किया जाएगा। मतलब थोड़ा सा समाज में उनकी स्थिति दयनीय सी बन जाती है। तो जो WHO है उन्होंने अगर स्वास्थ्य की परिभाषा दी है तो उन्होंने यही बोला है कि स्वस्थ मतलब आप ऐसे बाहर से दिख रहे हो वो हेल्थ नहीं, आपको अंदर से भी फिट होना जरूरी है। तो अब चैलेंजेस क्या हैं इंडिया में मेंटल हेल्थ के? तो राइटर ने यही किया है कि जो हमारे पास जो साइकियाट्रिस्ट होते हैं, जो मानसिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता होते हैं, उनकी कमी बहुत बड़ी चुनौती है। हमारे पास इंडिया में ओनली 4000 जो ट्रेंड मनोचिकित्सक हैं, साइकियाट्रिस्ट हैं। तो मतलब कि क्या हो गया कि हमारे 3.5 लाख लोगों पर एक विशेषज्ञ डॉक्टर है। मतलब ये तो सरासर गजब कमी है, मतलब है ना। और इसके अलावा हमारे पास मनोचिकित्सा नर्स और काउंसलर की भी कमी है। मतलब कोई भी इश्यू हो जाता है तो कई मेंटल हेल्थ के ऐसे इश्यू होते हैं कि मोस्टली इश्यू काउंसलिंग से सुलझाए जा सकते हैं। मतलब नॉर्मली जनरली क्या होता है, अगर हम अच्छे से काउंसलिंग करें तो कई सारी समस्याओं का जो समाधान हम कर सकते हैं। आपको नर्स मिल जाएंगे, लेकिन आपको जो काउंसलिंग करने वाली जो मनोचिकित्सक नर्स होती है उनकी हमारे पास कमी है। तो इस इश्यू को एड्रेस करने की ज़रूरत है, ऐसा आर्टिकल में बोला गया है। और WHO तो ऐसा है ना, WHO ने तो इंडिया को बोल रखा है कि इंडिया इज़ द वर्ल्ड्स मोस्ट डिप्रेसिंग कंट्री। मतलब दुनिया की सबसे डिप्रेसिंग कंट्री कौन सी है? इंडिया। अरे भाई मतलब ये तो गजब बेइज्जती हो गई। तो हमें इससे निकलने के लिए क्या कर सकते हैं वो सब हम पॉइंट देखेंगे। तो राइटर यही बोलते हैं कि कोविड महामारी ने लोगों की मानसिक सेहत पर गंभीर असर डाला है, क्योंकि कोविड का डर, लोगों को अभी भी डर लगा रहता है कि अच्छा अरे वैक्सीन मिलेगी या नहीं मिलेगी, कोविड दोबारा आ सकता है, सेकंड वेव आ रही है, ये आ रही है, आइसोलेशन, वर्क फ्रॉम होम में कैसे काम करेंगे, जो डोमेस्टिक वायलेंस हो गया, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन बढ़ रहा है, इनकम खत्म हो गई लोगों की, कई लोगों की जॉब लॉस्ट हो गई, कई हर तरफ अनसर्टेनिटी है। तो इन सबसे है ना दिमाग का दही हो गया लोगों का। तो इस ऑब्वियसली तो हमारे जो एक कोविड आया तो उसने हमें अपॉर्चुनिटी दी है कि हम हमारी जो मेंटल हेल्थ है, जिस पर कोई बात नहीं करता है, हम उस पर बात करें, हम नज़र डालें, हम ये सोसाइटी में अवेयरनेस बढ़ाएं कि जिस तरह से शारीरिक बीमारियां होती है उस तरह से मेंटल बीमारियां भी होती है और सबका इलाज समाज में संभव है। तो अब इसके लिए क्या क्या सुझाव राइटर ने बताए कि हमें कई फ्रंट पर काम करना पड़ेगा और कोऑर्डिनेटेड हस्तक्षेप होना चाहिए, कोऑर्डिनेटेड एफर्ट होने चाहिए। तो क्या है, सबसे पहला तो जो स्वास्थ्य कर्मी है, अभी हमने देखा था ना कि 3.5 लाख पर एक हैं, तो उनकी ट्रेनिंग बढ़ानी चाहिए। और जो मानसिक स्वास्थ्य कर्मचारी हैं, जो काउंसलर हैं,
मनोचिकित्सक नर्स हैं, मनोचिकित्सक विशेषज्ञ हो गए, नर्स हो गए, हमें इनकी उपलब्धता बढ़ानी होगी। उसके अलावा ये बोलते हैं कि ये जो मेंटल हेल्थ की जो सुविधाएं होती हैं हमें शहरों में बड़ी आसानी से मिल जाएगी, आपको बड़े बड़े हॉस्पिटल मिल जाएंगे जहाँ पर इस तरह का इलाज होता है, लेकिन गाँव में इस तरह की सुविधाएं नहीं मिलती है। तो हमें ये सेवाएं लोगों के करीब लानी चाहिए, और जो ग्रामीण और शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं वहाँ पर भी मेंटल हेल्थनेस का कुछ ना कुछ उपाय होना चाहिए। और क्या है कि हमें फंड इंक्रीज करना पड़ेगा। तो इंडिया में अभी हम हार्डली जो हमारा हेल्थ बजट हो गया, अगर 100 रुपये हम हेल्थ के लिए अलॉट कर रहे हैं तो उसमें से 98 हम मेंटल इलनेस पे देते हैं, मेंटल हेल्थ पे देते हैं। तो हमें इसको बढ़ाकर कितना 1-2% करने की ज़रूरत है, क्योंकि इंडिया में हमने क्या डिस्कस किया, 8 में से 1 आदमी तो मेंटल हेल्थ से उसकी मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है, कुछ ना कुछ उसमें है, कभी कोई डिप्रेशन में, कोई एंजाइटी में। मेंटल हेल्थ का मतलब पागल हो जाना नहीं होता कि बिल्कुल ऐसा किसी के कपड़े फाड़ रहे हो, नहीं। कभी अपन डिप्रेशन में चले जाते हैं, वो भी मेंटल हेल्थ का पार्ट हो गया। कभी एंजाइटी होती है, कभी पैनिक अटैक आने लगते हैं, ये सब मेंटल हेल्थ का पार्ट है। और क्या करना चाहिए कि इंडिया हमारे यहाँ पे जो हेल्थ है वो क्या है, स्टेट सब्जेक्ट है, मतलब स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो जो राज्य हैं उनको यहाँ पर फंड देने की ज़्यादा ज़रूरत है और इसकी जिम्मेदारी लेने की ज़रूरत है। तो राज्यों को मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं की अधिक जिम्मेदारी लेनी चाहिए। उसके अलावा क्या सोल्यूशन है, उसके अलावा ये है कि हमें वही सोशल अवेयरनेस बढ़ानी पड़ेगी। तो जो स्टिग्मा, कलंक वाली जो सोसाइटी में बात है वो खत्म हो और लोग मानसिक बीमारियों का जल्दी से जल्दी इलाज करवाने के लिए प्रेरित हो। तो फाइनली कंक्लूजन में राइटर यही बोलते हैं कि जो मानसिक स्वास्थ्य की जरूरतें हैं, ऐसा नहीं कि कोविड के टाइम ही है, आप पहले भी रहती थी, अब भी रहेगी और आगे भी रहेगी। मतलब इस पर हमें स्ट्रॉन्ग एक्शन लेने की ज़रूरत है और इसको समाज में स्वीकारता दिलाने की ज़रूरत है कि मेंटल हेल्थ भी कोई चीज़ होती है। अभी तो डायरेक्ट ऐसा होता है कि पागल हो गए। तो अब तो गवर्नमेंट क्या बैठे थोड़ी हैं, गवर्नमेंट ने भी कुछ किया ही होगा। तो हमारा जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, तो मेंटल हेल्थ केयर एक्ट आया था 2017 में। वो किसके रिक्वायरमेंट के मीट करने के लिए आया था कि जो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ है, जिसको इंडिया ने रेटिफाई किया है 2007 में। तो उसमें एक ऐसा प्रोविजन था कि मेंटल हेल्थ का इशू भी एड्रेस किया जाए, ये भी एक डिसेबिलिटी का पार्ट है। तो इंडिया ने उसी को फॉलो करते हुए मेंटल हेल्थ केयर एक्ट लाए थे। अब उसमें क्या क्या प्रोविजन थे, उसमें प्रोविजन ऐसे थे कि राइट टू मेक एन एडवांस डायरेक्टिव, मतलब आप एडवांस में अपने डायरेक्टिव दे सकते हो कि मान लो मैं ऐसा लिख के दे जाऊंगा कि भाई मैं पागल हो गया तो मेरा छोटा भाई देखेगा मेरे जो सारे डिसीजन हो गए, है ना। तो आप कुछ लिख सकते हो कि मैं पागल हो जाऊंगा तो भाई मेरा इलाज फोर्टिस हॉस्पिटल में होना चाहिए, मेरा ये डॉक्टर करेगा। मतलब इस तरह के एडवांस हम डायरेक्टिव दे सकते हैं। राइट टू अपॉइंट ए नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेटिव, हम किसी को पर्सन को डेजिग्नेट कर सकते हैं कि हाँ मैं पागल हो गया तो मेरे पापा देखेंगे, मेरी मम्मी देखेगी, मैं किसी को रिप्रेजेंटेटिव कर सकता हूँ। तो राइट टू, और उसमें क्या क्या है कि राइट टू एक्सेस मेंटल हेल्थ होगा आपके पास, राइट टू फ्री एंड क्वालिटी सर्विस का राइट होगा, राइट टू कम्युनिटी लिविंग होगा। आपको ऐसे धक्के मार के कोई बाहर नहीं निकाल सकता कि अगर आप पागल हो गए हो। तो राइट टू, आपको कोई घूम रहे हो आप, अगर किसी कारणवश मेंटल हेल्थ के बाद तो लोग पगला से जाते हैं ना, तो अगर आप कुछ हो रहे हो तो आपको इनह्यूमन डिग्रेड नहीं किया, कोई पकड़ के मारने लग गए। तो इस तरह के इन सबसे बचाने के लिए कई सारे प्रोविजन इस एक्ट में बनाए गए हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट प्रोविजन इस एक्ट में यही है कि जो सेक्शन 309 है आईपीसी का, जो पहले क्या था कि सुसाइड को क्रिमिनलाइज किया गया था, तो उस पर आपको आईपीसी की धारा के तहत मुकदमा चलता था। अब इसको मेंटल हेल्थ का पार्ट मान लिया गया है, आप पर कोई मुकदमा नहीं चलेगा तो कोई एक्सेप्शनल केस में चलेगा, क्योंकि मरने के बाद तो फिर क्या है मुकदमे, लेकिन फिर भी उसको एक मेंटल हेल्थ का जो सुसाइड अटेम्प्ट होते हैं, मरने तो छोड़ो, अटेम्प्ट की जो बात होती है उसको क्रिमिनलाइज नहीं किया जाएगा, उसको मेंटल हेल्थ का पार्ट माना जाएगा। अच्छा शायद बीमार है, डिप्रेशन में, एंजाइटी में, ऐसे कदम उठा सकते हैं तो उसको माना जाएगा। और हमने क्या किया, अभी जैसे जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट है, उन्होंने एक टोल फ्री नंबर लॉन्च, टोल फ्री हेल्पलाइन चालू की। उसमें उसका नाम क्या है, किरण पोर्टल, मतलब किरण हेल्पलाइन है। वहाँ पर आपको अगर कुछ इस तरह के थॉट आ रहे हैं, सुसाइडल थॉट आ रहे हैं, एंजाइटी है, स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, तो आप कांटेक्ट कर सकते हो टोल फ्री हेल्पलाइन पर, 24 घंटे सेवा है। मनोदर्पण इनिशिएटिव, ये हमारी जो एजुकेशन मिनिस्ट्री है उन्होंने आत्मनिर्भर भारत के तहत ये इनिशिएटिव लिया है। इसमें जो बच्चे होते हैं, कई बच्चों के एग्जाम नहीं हो रहे, उनमें एंजाइटी, यार मेरा 1 साल पूरा खराब हो गया ना, कई लोगों परिवार वालों में थोड़ा टेंशन है कि बच्चों का 1 साल खराब हो गया। तो इस तरह के जो साइकोलॉजिकल जो सपोर्ट के
साइको सोशल सपोर्ट की जो जरूरत पड़ रही है बच्चों को, फैमिली मेम्बर्स को, टीचर्स को, तो उनके लिए ये मनोदर्पण पोर्टल बनाया गया है। और हमारे जो आयुष्मान भारत स्कीम है उसमें भी आप सबको पता ही होगा कि हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर खोले जा रहे हैं, मतलब जो प्राथमिक उपचार केंद्र है उनमें, तो उनमें मेंटल हेल्थ की सुविधा भी, मेंटल हेल्थ को एड्रेस करने की सुविधा भी होगी। तो ये इश्यू हमने अच्छे से कवर कर लिया है। और क्या कर सकते हैं हम, वही ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट बढ़ाओ, स्टिग्मा अवेयरनेस जनरेट करो, कम्युनिटी पार्टनरशिप करो, सेल्फ हेल्प ग्रुप की मदद लो, एनजीओ की मदद लो, रिसोर्सेज बढ़ाओ, अच्छे से फंड अलर्ट करो। ये सब हम देख चुके हैं। जो सर्विस डिलीवरी है उसमें एम्पैथेटिक होना चाहिए, सामने वाले की कंडीशन समझो, पागल को थप्पड़ मत मारो, उसके इंजेक्शन में ठूसो मत, अरे भाई पागल हो गया तो अलग चीज़ है, आपको एम्पैथी दिखाने की जरूरत है। और एक इशू ये मैंने ऐड किया है कि जो ड्रग मिनास होते हैं, कई बार क्या होता है, काफ़ी आप ड्रग की ओवरडोज ले लेते हो तब भी आप कुछ इस तरह के कदम उठाने लगते हो, वो आपके जो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं उनको थोड़ा सा डगमगा देते हैं, तो भी आप इस तरह के, तो हमें जो ड्रग वाली जो ड्रग अब्यूज जो चल रहा है, कोई मेडिसिन को ज़्यादा खा रहा है या फिर जो कोई नशा पता कर रहा है, तो उनमें भी इस तरह की समस्याएं आती है, तो हमें इसको भी ध्यान देने की जरूरत है। और कंक्लूजन में हम WHO के जो यही बात बोली है कि बी काइंड, compassionate and empathetic towards all, everyone is fighting their own battle, some more silently than others। सब कोई ना कोई लड़ाई लड़ रहा है, कोई थोड़ा साइलेंटली लड़ रहा है और कोई थोड़ा जोर जोर से बारह पाड़ के लड़ रहा है। तो ये हमें डिस्कस कर लिया, चलते हैं आगे। अब अगला आर्टिकल हमारा वर्चुअल स्कूलिंग से है। तो अभी दिल्ली गवर्नमेंट ने जो बजट प्रस्तुत किया है उसमें उन्होंने वर्चुअल स्कूलिंग को प्रपोज किया है कि इस एक वर्चुअल स्कूल होगा जिसमें मतलब ऑनलाइन टाइप का स्कूल होगा, जहाँ पर देश का कोई भी बच्चा कहीं पे भी रहता हो वो पढ़ सकता है। ऑनलाइन ही टेस्ट होंगे, ऑनलाइन ही सब कुछ असेसमेंट होगा, ऑनलाइन ही क्लासेस चलेंगे, ऑनलाइन अटेंडेंस होंगे, तो सब काम क्या होगा, वर्चुअल होगा। तो अभी तो खैर अपने वैसे चलते भी हैं कि जो ओपन यूनिवर्सिटी होगी, ओपन स्कूल हो गए, वहाँ पे ऐसा चल भी रहा है, वहाँ पे तो सिर्फ कोर्सेज मिलते हैं। तो अब अपन एक बार इस एडिटोरियल को देख लेते हैं। तो शिक्षा का ढांचा बदल सकते हैं वर्चुअल स्कूल, कैसे, क्योंकि दिल्ली ने ऐलान किया है कि वो पहला वर्चुअल स्कूल खोलेंगे। तो अभी जब कोरोना आया तो कोरोना ने हमें कुछ सारी चीज़ें सिखाई भी है। हमने क्या सीखा कि जब स्कूल कॉलेज बंद हो गए तो हमने मोड खोल दिया कि कोई दूसरा विकल्प होना चाहिए एजुकेशन का, और वो दूसरा विकल्प क्या निकला, हमारा ऑनलाइन एजुकेशन। अब ऑनलाइन एजुकेशन की कुछ दिक्कतें भी हैं बिल्कुल, कि बच्चों का स्क्रीन टाइम बढ़ गया, आंखें खराब हो गई, इधर उधर नेट चलाते चलाते कहीं फेसबुक खोल लिए, फेसबुक खोलते खोलते कहाँ पहुँच गए, पोर्नोग्राफी चल गई। तो ये सारी चीज़ें कहीं गलत दिशा में भी ले गए, वो सब अलग है। तो दिल्ली गवर्नमेंट ने क्या किया कि जो अभी ऑनलाइन शिक्षा है ना, तो उन्होंने उसको आधार बनाकर वर्चुअल स्कूल खोलने की तैयारी की है। तो इससे क्या होगा कि हर बच्चा कहीं से भी, किसी देश के किसी भी कोने से वर्चुअल दिल्ली की जो स्कूल है उसको ज्वाइन कर सकता है। तो दिक्कत बस यही आएगी कि वर्चुअल क्लास के लिए जो जरूरी संसाधन होते हैं वो हर किसी के पास उपलब्ध नहीं होते। मतलब आपको वर्चुअल क्लास के लिए क्या पता मोबाइल में भी चले, लैपटॉप में चले, है ना, इंटरनेट होना चाहिए। अब ये क्या गांव का बच्चे में हो सकता है, ओबियसली गांव का बच्चा चाहेगा कि मैं दिल्ली की वर्चुअल स्कूल में एडमिशन लूँ, लेकिन उसके पास इस तरह की सुविधाएं भी होनी चाहिए, 24 घंटे नेट होना चाहिए, डाउनलोड करने की स्पीड होनी चाहिए वीडियो लेक्चर की। तो ये सब इश्यूज हमें एड्रेस करने की भी जरूरत है। खैर ये तो दिल्ली गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, हम क्या, लेकिन फिर भी उन्होंने काफ़ी कुछ अच्छा प्रयास किया है, हमें उसकी सराहना करनी चाहिए। तो अब इससे क्या है कि अगर किसी बच्चे की पढ़ाई छूट गई है तो वो स्कूल जो ऑनलाइन वर्चुअल स्कूल में ज्वाइन कर सकता है और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकता है। तो इस तरह के कदम दूसरे राज्यों में भी होने चाहिए। अभी जैसे कि पहले से ही हमारे यहाँ पर ओपन स्कूल है, ओपन यूनिवर्सिटी है, लेकिन ये सब चल रहे हैं। अब राइटर ये बोलते हैं कि अगर ये जो ओपन स्कूल और ओपन जो यूनिवर्सिटी चल रहे हैं इनको हम वर्चुअल स्कूल या वर्चुअल यूनिवर्सिटी बना सकते हैं। मतलब अभी तो क्या होता है कि जैसे हमने इग्नू से फॉर्म भर दिया, एग्जाम दे दिया, लेकिन क्या वो ऑनलाइन पढ़ाने स्टार्ट करते हैं। मतलब एक वर्चुअल स्कूल, वर्चुअल यूनिवर्सिटी जो पूरे इंडिया लेवल पे हो, उस तरह का भी कुछ सोचा जा सकता है। मतलब ये जो एक सिर्फ दिल्ली ने लॉन्च किया है, तो क्या हम एक इंडिया के लेवल पर भी लॉन्च कर सकते हैं क्या, कुछ इग्नू टाइप से, जहाँ पर वर्चुअल यूनिवर्सिटी हो। तो राइटर ये बोलते हैं कि हमें जो हमारी शैक्षिक व्यवस्था है उसमें इस तरह के जो नए नवाचार होते हैं, अब कुछ अच्छा ही सोचा ना दिल्ली गवर्नमेंट ने, तो इस तरह के जो हमें नवाचार होते हैं उनको प्रमोट करना चाहिए। क्या पता कितना सक्सेस होगा वो बात अलग की है, लेकिन इस तरह के जो एजुकेशन नए नए मॉडल आते हैं हमें उन्हें प्रमोट करने की ज़रूरत है।
चलते हैं अगले आर्टिकल में। अगला आर्टिकल हमारे करंट का नहीं है, लेकिन ये इंटरव्यू में काफ़ी बार पूछ सकते हैं अगर आप एजुकेशन फील्ड से रिलेटेड हो तो। बार बार दिल्ली मॉडल की बात होती है एजुकेशन में, तो ये दिल्ली मॉडल क्या है वो देखते हैं। तो आर्टिकल में बात की गई है कि अभी तक 2 टाइप के एजुकेशन मॉडल मिलेंगे आपको, वन फॉर क्लासेस एंड अनदर फॉर मासेज। मतलब एक वहाँ पर जो अमीर ज़्यादा मतलब बढ़िया क्लास के जो वो सरकारी कर्मचारियों के आदमी बिजनेसमैन के बच्चे पढ़ने जाएंगे, मतलब प्राइवेट स्कूल वाले। एक हो गया जहाँ पे भीड़ गरीबों के पढ़ने जा रहे हैं, मतलब अपने जैसे लोग सरकारी स्कूलों में जा रहे हैं। तो अब उन्होंने जो ये गैप है ना उसको ब्रिज करने की कोशिश की है। तो दिल्ली गवर्नमेंट ने ये उनका बिलीफ ये है कि जो क्वालिटी एजुकेशन होती है, जो मतलब प्राइवेट, जो हम बात करते हैं कि प्राइवेट स्कूल में बढ़िया एजुकेशन मिलती होगी, बात अलग है मिलती है नहीं, तो जो क्वालिटी एजुकेशन है वो एक ज़रूरत है, उसको आप लग्जरी नहीं बोल सकते। मतलब ये सबके पास होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि जिसके पास पैसा हो उसी के पास क्वालिटी एजुकेशन हो। तो उन्होंने इसको एक्नॉलेज किया है, उन्होंने इसको स्वीकार किया है कि क्वालिटी एजुकेशन एक ज़रूरत है, ये एक भौतिक सुख सुविधा का साधन नहीं है, ये एक लग्जरी नहीं है, ये एक नेसेसिटी है। तो उन्होंने 5 पॉइंट पे काम किया है ना, और उन्होंने सबसे बड़ा काम किया कि अपना जो एजुकेशन उनका जो पूरा स्टेट बजट होता है उसका लगभग 25% तो वो एजुकेशन पे खर्च करते हैं। तो ये होती है गवर्नमेंट की सेंसिटिविटी टुवार्ड्स एजुकेशन, वो कितना वैल्यू देते हैं एजुकेशन को, ये उनके स्टेट बजट में जो फंडिंग होती है एजुकेशन के लिए वो दिखाती है। तो उन्होंने 5 मेजर कंपोनेंट पे काम किया है, वो क्या क्या है हम देख लेते हैं। पहला, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर। उन्होंने जो स्कूल की जो बिल्डिंगें थे, मतलब पेंट नहीं हो रहे थे, बाथरूम सड़े गले थे, तो उन सबको चमका दिया एकदम, मतलब प्राइवेट स्कूल से भी खतरनाक लगेंगे। मतलब बढ़िया इंफ्रा, मतलब कंप्यूटर लैब है, ये है, पेंटिंग हो रही है दीवारों पे, है ना, मतलब बच्चा है तो उसको लगे वाह प्राइवेट स्कूल वाली फीलिंग आ रही है। तो उसको कभी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि सरकारी स्कूल में पढ़ने की फीलिंग आ रही है। जब हम पढ़ने जाते, मतलब मैं भी सरकारी स्कूल में पढ़ा हूँ, जब मैं पढ़ने जाता था 9th से 12th, तो गवर्नमेंट स्कूल थोड़े अपने राजस्थान के तो खैर पूछे तो आप सबको पता ही होंगे। दूसरा क्या है कि ट्रेनिंग ऑफ टीचर्स एंड प्रिंसिपल। मतलब अभी हमारे यहाँ पे टीचर्स की ट्रेनिंग के नाम पे कई सारे होते रहते हैं, मतलब ओबियसली टीचर की ट्रेनिंग चलती रहती है ये वो, लेकिन क्या एक्चुअल में वो सीखना चाहते हैं? आप उनसे पूछोगे तो उनको तो बर्डन लगता है ट्रेनिंग करना ही। ये हमारे राजस्थान के टीचर्स की मैं हालत बता रहा हूँ कि उन्हें बर्डन लगता है कि टीचर, अरे यार कहाँ ट्रेनिंग आ गई वो आ गए, लेकिन उनमें होना चाहिए। आपका काम आप बने किस लिए हो? सैलरी के लिए नहीं, आप में पैशन होना चाहिए टीचिंग के लिए। तो अब वो नए नए मॉडल आपको तलाशने चाहिए। तो दिल्ली गवर्नमेंट क्या करती है कि जो नए नए एजुकेशन मॉडल होते हैं कि यूके में कैसे पढ़ा रहे हैं, यूएस में कैसे पढ़ा रहे हैं, अमेस्टरडम में कैसे पढ़ाते हैं, है ना, जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी है MIT, वहाँ पे किस तरह से पढ़ाते हैं। तो ये जो नए नए एजुकेशन मॉडल है ना उनको एनालिसिस करती है, उनके जो नई टेक्निक होती है उनको जो टीचर्स के होते हैं उनमें उनको सिखाया जाता है, ताकि वो कुछ नया सीख सके, नई टेक्निक सीख सके और बच्चों को अच्छा पढ़ा सकें। और क्या करते हैं ये लोग? इंगेजिंग विद द कम्युनिटी बाय रिकॉन्स्टिट्यूटिंग SMC। तो ये जो स्कूल मैनेजमेंट कमिटीज होती है, स्कूल प्रबंधन समिति, हाँ आई गेस आई एम राइट। तो जो उनका एनुअल बजट होता है उन्होंने इसको 5-7 लाख रुपए बढ़ा दिया। तो अब ये जो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी होती है इनको छूट दे रखी है कि आप कोई भी एक्टिविटी कुछ भी करा सकते हो। मतलब एक स्कूल है गवर्नमेंट स्कूल, उसको 5-7 लाख का फंड दे दिया, भाई आपके रिजल्ट, ये सारे हमारी गवर्नमेंट के जो प्लान है कि आपको रिजल्ट बढ़ाना है, आपको ये सब करना है, तो आपके पास अगर कुछ जरूरत लगे ना किसी चीज़ की तो आप देख लो। ये 7 लाख रुपए आपको लग रहा है कि यार हमारे पास स्कूल में पंखे नहीं है, कोई टूट गया, कहीं भी बोर्ड नहीं है, आपको कुछ चाहिए, कोई टीचर लगाना है, टेम्परेरी टीचर लगाना है जो कंप्यूटर सिखा दे, कुछ भी करें आप कीजिए इन्वेस्ट। आपको बच्चों के पेरेंट्स के साथ मीटिंग करनी है, अब मीटिंग करोगे तो पेरेंट्स को बुलाओगे तो चाय पानी नाश्ता भी करवाना पड़ेगा। अब उसका पैसा कहाँ से आएगा? प्रिंसिपल जेब से तो नहीं देगा, यहाँ से लो भाई फंड। करप्शन नहीं होना चाहिए। तो अब क्या होता है कि पेरेंट्स और टीचर के बीच में रेगुलर डायलॉग होता है। आप कभी सरकारी स्कूल में, मतलब बचपन में तो गांव के स्कूल में तो फिर भी पेरेंट्स को बुला लेते हैं, जो शहर के जो सरकारी स्कूल में होते हैं वहाँ तो बच्चों के पेरेंट्स को तो आज दिन तक नहीं बुलाते हैं, उनको तो पता ही नहीं होता कौन किसका बाप क्या करता है। तो ये जो टीचर और पेरेंट्स के बीच का गैप है उसको भी कम करने की कोशिश की गई है। उसके अलावा क्या किया गया, उन्होंने करिकुलर रिफॉर्म लाए हैं टीचिंग एंड लर्निंग में। मतलब कि जो करिकुलम होता है हमारा कि क्या क्या पढ़ाना है, मतलब अभी बेसिक का 5 ये हो गया कि हिस्ट्री, मैथ, साइंस ये सब पढ़ाएंगे। इनके अलावा भी जो होलिस्टिक एजुकेशन, जो हम सारी जो सर्वांगीण शिक्षा की बात करते हैं उसमें और भी चीज़ें आती हैं कि सिर्फ बच्चा सिर्फ लिखना
पढ़ना लिखना बेसिक मैथ्स तो आनी चाहिए, उसके अलावा भी और चीज़ होनी चाहिए। तो उन्होंने हैप्पीनेस करिकुलम स्टार्ट किया, हैप्पीनेस क्लासेस स्टार्ट किए, मतलब बच्चों का जो इमोशनल वेलबींग होता है, मतलब वो मेंटली अच्छा सोचें, अच्छा फील करें, ताकि जो हमारी जो शुरू की एज होती है लगभग 3 से मतलब जो 10 साल की एज होती है, उसको ऐसा बोलते हैं कि इसमें सीखने की काफ़ी उम्र होती है। तो अगर बच्चों का मेंटली हैप्पीनेस रहेगी तो वो अच्छे से सीख पाएंगे। तो उनका जो इमोशनल क्वेश्चन होता है, इमोशनल वेल बीइंग होती है, उस पर भी ध्यान दिया जाता है नर्सरी से क्लास 8 के बच्चों के बीच में। शुरू से जो क्लास 9 से 12 तक के बच्चे होते हैं उनमें एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट का करिकुलम बनाया जाता है। मतलब वो दुनिया के क्या क्या चैलेंज आ रहे हैं, क्या क्या इसको किस तरह से सोल्व कर सकते हैं, क्या क्रिटिकल थिंकिंग मतलब एबिलिटी डेवलप करने की कोशिश की जाती है। मतलब उनको कोई प्रॉब्लम देंगे, अच्छा आप होते तो आप क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह के करिकुलम, इस तरह के माइंड्स जो एंटरप्रेन्योरशिप करिकुलम माइंडसेट को सेट करने वाले जो करिकुलम है वो स्टार्ट किए हैं इन्होंने। तो अभी जो हमारी नई एजुकेशन पॉलिसी आई है उसमें भी कुछ इस तरह की बात की गई है। और क्या है, द फोकस ऑन एग्जिस्टिंग सब्जेक्ट, मतलब जो पुराने चल रहे हैं हिस्ट्री साइंस ये तो सब, इन पे तो ध्यान बना ही रहेगा। और क्या है, नो फी इंक्रीज इन प्राइवेट स्कूल रिसेंटली, उन्होंने साफ साफ बोल दिया कि भाई प्राइवेट स्कूल वालों पहले पैसा बढ़ाना है तो पहले जो आपका ये है उससे लिखवा के लाओ कि हाँ भाई जस्टिफाई है, हम इसलिए पैसा बढ़ा रहे हैं। भाई ना महंगाई बढ़ी कोरोना में, है ना तो कोरोना में महंगाई बढ़ी, न ऐसा भी नहीं है कि इंटरनेट महंगा हो गया हो, किस तरह के आप चार्जेस ले रहे हो, ये सब। तो उन्होंने फीस हाइक पर भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंट्रोल बना रखा है। तो ये 5 पॉइंट पे दिल्ली गवर्नमेंट ने काम किया है। हम राजस्थान एज ए एजुकेशन को सुधारने के लिए हम भी सीख सकते हैं। तो उन्होंने एक्नोलेज किया है कि एजुकेशन उनके गवर्नेंस का टॉप एजेंडा है। और क्या है उनका वो यही उनका एक्सपेक्टेशन यही है कि ऑल चिल्ड्रन गेट एजुकेशन दैट पासेस द टेस्ट ऑफ क्वालिटी अपॉर्चुनिटी एंड इक्विटी, मतलब जो हर बच्चे को वो शिक्षा मिले जो 3 बातों पर खरी उतरे। 3 बातें कौन कौन सी? क्वालिटी, मतलब हर बच्चे को गुणवत्ता वाली शिक्षा मिलनी चाहिए। अपॉर्चुनिटी, सबके पास सीखने स्कूल आने का मौका हो, सीखने का मौका हो। इक्विटी, मतलब समानता होनी चाहिए, मतलब ऐसा नहीं प्राइवेट स्कूल वाले को बढ़िया सीख रहा है, गवर्नमेंट स्कूल वाला खराब सीख रहा है। तो मतलब इक्विटी होनी चाहिए, क्वालिटी अपॉर्चुनिटी एंड इक्विटी होनी चाहिए। गरीब बच्चे के गरीब बच्चा और जो अमीर पेरेंट्स के बच्चे होते हैं वो सब भी अच्छे से सीख सकें। अब इन्होंने आगे क्या प्लान कर रहे हैं, तो अब इन्होंने बोला है कि हमने फाउंडेशन तो बना ली है, कि हमने बढ़िया स्कूलें, इंफ्रास्ट्रक्चर, कंप्यूटर लैब ये सब हमने खड़े कर दिए। अब हम तो वी हैव, है ना, वी हैव क्रिएटेड द फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन, नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द एजुकेशन एज फाउंडेशन। अब हम एजुकेशन को फाउंडेशन बना रहे हैं। तो ये अब इन्होंने 3 की एरिया जो प्रपोज किए हैं कि रिव्यूइंग द क्लासेस 1 to 8 सिलेबस, तो क्लास 1 से 8 के बीच के सिलेबस को रिव्यू कर रहे हैं कि किस तरह इसको और बनाया जा सकता है। तो ये आर्टिकल तो लास्ट ईयर का है, अभी इन्होंने कर भी दिया है कि देशभक्ति करिकुलम लेके आए। ये तो खैर थोड़ा ज़्यादा ही हो रहा था, ओबियसली थोड़ा पॉलिटिक्स है, बीजेपी को काउंटर करने के लिए, है ना, उनके तरह सपोर्ट करने के लिए। चलो छोड़ो, ये तो फिर बात है कि वो क्लास 1 से 8 का सिलेबस रिव्यू कर रहे हैं। उसके अलावा दिल्ली एजुकेशन बोर्ड बनाएंगे, उसका काम ही ये होगा कि अभी जैसे मान लो हमारा निदेशालय है, तो उसमें इस तरह के मतलब काम नहीं होते कि किस तरह बच्चों में क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप की जाए, प्रॉब्लम सॉल्व की जाए, प्रॉब्लम सॉल्विंग की एबिलिटी डेवलप की जाए। ओबियसली होते होंगे, मुझे नहीं पता, लेकिन उन्होंने स्पेशली दिल्ली एजुकेशन बोर्ड सेट करने का काम किया है। जो हमारी 21st सेंचुरी के जो चैलेंजेस हैं उन पर बच्चे सोचें, एंटरप्रेन्योरशिप के, उद्यमिता के उनमें सोच हो, तो उसके लिए प्रमोट करने के लिए उन्होंने ये एक बोर्ड बनाया। उसके अलावा उन्होंने स्पेशल स्कूल बनाए। मतलब अभी क्या है, हमारे यहाँ पे स्कूलों में सबका फोकस यही है, बच्चों को पढ़ाओ, 11th में साइंस दिलाओ, IIT NIT की कोचिंग करा दो, IIT नीट की कोचिंग करा दो। ये ट्रेंड अलग है भाई, दुनिया में और भी प्रोफेशन होते हैं, दुनिया में राइटर भी बन सकते हो आप, है ना, साइंटिस्ट भी बन सकते हो, है ना, और भी कई सारी चीज़ें होती है, सिंगर बन सकते हो, म्यूजिशियन बन सकते हो, मतलब दुनिया भर की चीज़ें हैं भाई, इंजीनियर और डॉक्टर के अलावा भी। तो स्पेशलाइज एजुकेशन, स्पेशलाइज स्कूल बनाए जाएंगे, वहाँ पे एप्टीट्यूड को, जो अगर किसी बच्चे में कोई एप्टीट्यूड और टैलेंट दिखता है तो उसको नर्चर किया जाएगा। कोई अगर बच्चा अच्छा गाता दिख गया है तो उसको और प्रमोट किया जाएगा, कोई अच्छा लिख रहा है तो उसको और प्रमोट किया जाएगा, उसको अच्छे अच्छे लिटरेचर पढ़ाए जाएंगे, तो ताकि वो उस फील्ड में आगे बढ़ सके। तो मतलब कायदे की बात यह है कि आप बच्चे की जो क्वालिटी है, बच्चे का जो इंटरेस्ट है, आप उसे पहले ही आइडेंटिफाई कर रहे हो, तो आप उसके बेसिस पर आप उसको आगे बढ़ा रहे हो। हमारे क्या होता है ना कि हम तो डिसाइड ही कॉलेज खत्म हो जाएगा तब डिसाइड करते हैं, अच्छा मेरा इंटरेस्ट तो ये है, अरे भाई तो अमाना मतलब, चलो खैर छोड़ो, ये हमारे डिस्कशन का पार्ट नहीं है, आगे बढ़ते हैं।
अगला ये चेतन भगत के हैं, बोल बच्चन में एक्सपर्ट है, उन्होंने यही बोला कि कोरोना का छिपा हुआ सबक ये है कि हम वेट कम करें। वेट से कई सारी दिक्कतें आ रही हैं। जो यूएस में कई सारे लोग मरे हैं वो मोटे लोग मरे हैं, तो भाई अपनी हेल्थ पे ध्यान दो। जो ज़्यादा कैलोरी के, हमारे इंडिया में डाइट में क्या होता है, ज़्यादा कैलोरी वाले फूड होते हैं, घी गुड़ शहद मक्खन वक्खन, तो इनमें भाई कम करो। यही इनका बोल बच्चन है ना। कैलोरी में भाई देशभक्ति मत देखा करो कि भाई जलेबी पराठा पकोड़े ये तो भाई देसी चीजें, भाई इनको तो खाएंगे, कैसे छोड़ सकते हैं। नहीं भाई, इनमें आप अपना भावनाओं में मत भेजाओ, है ना। थोड़ा सा कंट्रोल रखो ऐसी चीजों खाने में। तो बस यही है कोरोना की चैलेंज हो। तो आप इसमें ये भी बोल सकते हो कि हेल्थी डाइट शुड बी ए इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अवर लाइफ। क्योंकि पहले के लोग, जो किसान लोग थे, वो घी दूध खाते थे, उनको पचता था क्योंकि वो काम भी करते थे। हम तो क्या है, वेब सीरीज देखने वाली जनता है, हमारे को कहाँ से पचेगा। और पहले क्या थे, फूड कंपनियां नहीं होती थी। आजकल ये फूड कंपनियां अलग से जो प्रचार करती है कि भाई ये किसी को कौन से स्टार को लेंगे, कौन से स्टार, तो ये दुष्प्रचार करती है। तो ये भी हमें प्रमोट करती है हम फालतू का रद्दी खाना खाएं। तो हमें जरूरत है कि हम सब्जी युक्त कम कैलोरी वाला भोजन खाएं, साबुत अनाज इस्तेमाल करें, प्रोटीन और कम मात्रा में फैट लें। अब छोड़ो यार, उसके अलावा एक्सरसाइज करो। सब आपको पता है, फिट इंडिया मूवमेंट चल रहा है, उसका मोटो क्या है, फिटनेस का डोज, आधा घंटा रोज, आधा घंटा एक्सरसाइज करो। और फाइनली बात यह है कि हाँ, हाथ धोने और मास्क पहनने की तरह फिट रहना भी आपको कोविड-19 से बचाएगा। तो मतलब हाथ और मास्क के अलावा फिट भी रहो। चलते हैं आगे। अगला आर्टिकल, अभी जो हमारी राजस्थान बजट विधानसभा चल रही है तो कुछ कुछ इशू आते रहते हैं। तो अभी हमारे चिकित्सा मंत्री ने बोल दिया है कि अब हर जिले में एक एक सामुदायिक जो स्वास्थ्य केंद्र होगा उसको मॉडल बनाया जाएगा। मतलब चका मतलब एक्सपर्ट, उसको बढ़िया से बढ़िया होगा, जितना भी मतलब मॉडल होगा बाकी के लिए सारी सुविधाएं वहां पर होंगी। उसके अलावा क्या होगा कि जो पहले स्वास्थ्य केंद्रों में ट्रिपल पी पे, कुछ स्वास्थ्य केंद्रों को ट्रिपल पी पे दे दिया था, वहां पे फिर जांचें होती थी, कई सारी जांचें होती थी, तो ट्रिपल पी मोड पे था। तो अब उनका नवीनीकरण नहीं करेगा, अब उनको गवर्नमेंट खुद चलाएगी। मतलब ये जो कई सारी लैब वेब खुली हुई थी ट्रिपल पी में, अब उनको गवर्नमेंट खुद चलाएगी। उसके अलावा क्या है कि जो अब स्वास्थ्य मित्र बनाए जाए, जो अभी ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य मित्र बनाए गए हैं 44,000, और उनको ट्रेनिंग दी गई है, अब ऐसे ही शहरी क्षेत्र में भी लागू किए जाएंगे। उसके अलावा यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज होगा। ये बजट में घोषणा की थी कि प्रत्येक परिवार को 5 लाख रुपए की चिकित्सा बीमा की सुविधा होगी। अब ये भास्कर वाले मेरे को समझ में नहीं आते। कल तो इन्होंने आर्टिकल दिया था कि रघु शर्मा ने बोला है कि इसकी पोर्टेबिलिटी नहीं होगी, जबकि बजट घोषणा में बोला था पोर्टेबिलिटी होगी। आज वापस आ गया कि पोर्टेबिलिटी होगी। भाई क्लियर कर दो, नहीं तो मुझे वीडियो देखना पड़ेगा खुद ने क्या बोला है। खैर छोड़ो, आगे बढ़ो। कॉलेजों की ग्रेडिंग रैंकिंग पर सीएस के निर्देश। तो चलो, ये तो फालतू की चीज़ है कि मानदंडों पर खरे नहीं उतरे तो आईटीआई कॉलेज होंगे बंद। मतलब कि अब जो हमारे राजस्थान के एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हो गए, जो टेक्निकल इंस्टीट्यूट हो गए, आईटीआई इंस्टीट्यूट हो गए, उनमें ग्रेडिंग रैंकिंग पर स्पष्ट निर्देश होंगे। तो जब हम बात करते हैं कि राजस्थान में हम किस प्रकार से स्किल एंड डेवलपमेंट कर सकते हैं, तो जो ये स्किल एंड डेवलपमेंट का सबसे बड़ा पार्ट है कि जो आप कहाँ से स्किल ले रहे हो वो इंपॉर्टेंट है। तो आईटीआई हमारा एक स्किल लेने का सबसे बड़ा, जो लोग सबसे ज़्यादा लोग आपको आईटीआई में मिलेंगे राजस्थान में, इंजीनियरों को छोड़ के, तो उनकी रैंकिंग अच्छी होनी चाहिए। चलते हैं आगे। अगला आर्टिकल डिफॉरेस्टेशन से रिलेटेड है। तो ये इस आर्टिकल में यही, टाइम काफ़ी हो गया इसलिए फटाफट ख़त्म करते हैं। तो कि भारत में, इंडिया में क्या हो रहा है कि हर साल 200 वर्ग किलोमीटर का बराबर का जंगल खत्म हो रहा है। हमको फिर भी हम वर्ल्ड की तुलना में अच्छा काम कर रहे हैं हमारे एनवायरनमेंट, हमारे जंगलों को बचाने में। इंडिया में अगर हम दुनिया की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो वन है उसमें हमारा स्थान कौन सा है, 10वां। तो भारत दुनिया का 10वां सबसे ज़्यादा वनीकृत देश है। और जो पिछले जो डिकेड है, हमारे पिछले लास्ट 10 साल में हमने वन आच्छादन, फॉरेस्टेशन को हासिल करने में दुनिया में 3रा स्थान रखा। बहुत बढ़िया बात है। अब लेकिन आर्टिकल में ऐसा बोलते हैं कि भाई ये डेटा है ना थोड़ा मैनिपुलेटेड है। मतलब कैसे मैनिपुलेशन है, कैसे मैनिपुलेशन है, क्योंकि भारत में 10% या उससे अधिक जो कैनोपी डेंसिटी होती है उसी को, और या फिर 1 एकड़ से ज़्यादा का जो क्षेत्र होता है उसी को जंगल में गिन लेते हैं। भाई जंगल सघन होना चाहिए। आप ऐसे छोटे मोटे छिद्रों को भी अगर जंगल में गिन लोगे तो फिर तो हमारे पास खूब है। इस तरह का राइटर पॉइंट आउट कर रहे हैं। और क्या बोल रहे हैं कि पिछले, तो राइटर बोलते हैं कि हकीकत तो ये है इंडिया में कि हमने लास्ट 8 डिकेड में हमारे जो वनों का 28% था उसको खो दिया है। मतलब हम 1/4 जो जंगल है हमारा, मोर देन 1/4 जंगल, उसको तो हम लास्ट 80 सालों में खो चुके हैं। और जो हमारा नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया है उसमें तो काफ़ी ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। अब जो आपको सबको पता होगा, पेरिस
क्लाइमेट चेंज जो पेरिस समझौता हुआ था उसमें INDC जो चैलेंज, सब कंट्रीज ने अपने मर्जी से बोले थे कि हम ये करेंगे, मतलब ऊंचे ऊंचे बातें की थी। तो इंडिया ने बोला था कि हम जंगलों को बहाल करके और वन आच्छादन करके 2.5 से 3 अरब टन CO2 के बराबर का अतिरिक्त कार्बन सिंक उत्पन्न करेंगे। तो राइट यही बोलते हैं कि अभी हम इससे बहुत पीछे हैं। हमें वनों की गुणवत्ता मतलब क्वालिटी, जो उनकी डेंसिटी होती है ना, ट्रॉपिक जो उनकी कैनोपी डेंसिटी होती है, उसको भी एड्रेस करने की जरूरत है। तो ये सब तो हो गई प्रॉब्लम। अब आते हैं सॉल्यूशन पे। सॉल्यूशन यही बताते हैं कि जो हमारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट होते हैं उनमें जो भी वन भूमि को वन भूमि के लिए उनको चेंज कर दिया जाता है, पेड़ों को काटकर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दिए जाते हैं। तो हमें इस पर थोड़ी लगाम लगाने की जरूरत है। और अगला, ये तो खैर अपन नॉर्मल सी बात है। दूसरा क्या है कि अभी हम क्या करते हैं कि हम जब फॉरेस्टेशन की बात करते हैं तो हम नई फॉरेस्टेशन में बात करते हैं कि हम नई जगह फॉरेस्ट लगाएं, लेकिन इंडिया में वैसे ही लैंड की बड़ी कमी है। कमी तो नहीं, मतलब फिर भी है ही। तो हमें जरूरत है कि जो अभी ये कई सारे जो फॉरेस्ट होते हैं जहाँ पे डेंसिटी कम है, जहाँ पे घनत्व कम है, हम वहां पर उनको घनत्व को अगर पुनर्जीवित करें तो शायद हमें ज्यादा लाभ होगा। तो भारत पेड़ लगाने के लिए अतिरिक्त भूमि का इस्तेमाल किए बगैर अपने कार्बन सिंक में बढ़ोतरी कर सकता है, क्योंकि जो घने जंगल होते हैं उनमें कार्बन सोखने की अपेक्षाकृत अधिक क्षमता होती है। तो मतलब जंगल खूब सारे हो, लेकिन अगर वो छिद्रे हैं, मतलब उनमें डेंसिटी इतनी नहीं है, तो कोई ज़्यादा काम का नहीं है। लेकिन कोई जंगल अगर घना है तो उसकी जो कार्बन सोखने की क्षमता होती है वो थोड़ी ज़्यादा होती है। तो हमें घने जंगलों पर फोकस करना पड़ेगा जिनकी कैनोपी जो 70% से अधिक हो। और जो हमारे नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं वहाँ पर ज़्यादातर क्या होते हैं कि लोकल कम्युनिटीज होते हैं, जो ट्राइबल होते हैं, वो मैनेज करते हैं फॉरेस्ट को। तो हमें उनमें अवेयरनेस बढ़ाने की जरूरत है, उनका पार्टिसिपेशन बढ़ाने की जरूरत है, ताकि हम डिफोरेस्टेशन को रोक सकें। अगला क्या है कि अब तक ये सारे जो फॉरेस्टेशन के काम है ज़्यादातर इंडिया सेंट्रल गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है। अब हमें चाहिए कि हम स्टेट को भी रोल दें ताकि वो भी फॉरेस्टेशन में अपना योगदान दे। तो अभी जो 15th फाइनेंस कमीशन है उन्होंने थोड़ा लिंक भी कर दिया है कि जो राज्य जितना ज़्यादा वन आच्छादन करेगा उसको उतना ही रेवेन्यू शेयर ज़्यादा मिलेगा। तो ये थोड़ा लिंक कर दिया है। जो ग्रांट दी जाएगी एनवायरमेंट, ये फॉरेस्ट बचाने के लिए, उसमें जो ज़्यादा वन आच्छादन करेगा उसको उतना ही ग्रांट, ये उतना ही कर ज़्यादा मिलेंगे। जो 15th फाइनेंशियल कमीशन ने किया है, तो ये अच्छी बात है। तो ये 4 सोल्यूशन उन्हें आर्टिकल में बता दिए। अब जब इसके डिफोरेस्टेशन की बात आए तो आपको पता होना चाहिए कि शायद 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने जस्ट ए मिनट, उसके बढ़ते हैं हम आगे। हाँ, आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा अरावली वाला जो क्षेत्र है उसमें 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने अवैध जो खनन हो रहा था उस पर टिप्पणी भी की थी कि भाई 30-31 जंगल के जंगल, वो 30-31 पहाड़ की चोटियां ही गायब हो गई अरावली के। तो उस समय भी जो डिफोरेस्टेशन का मुद्दा था वो काफ़ी उठा था। तो जब भी डिफोरेस्टेशन का आए तो आप अरावली का उठाइए। और अभी कल पर थोड़े शायद 2-5 दिन पहले मैंने आर्टिकल डिस्कस किया था कि किस तरह से अब वहाँ पर एक अच्छा सा वन डिपार्टमेंट ने एक अच्छा सा फॉरेस्ट डेवलप कर दिया है, बिल्कुल कम समय में, बिल्कुल अच्छी डेंसिटी वाला। तो ये सब हमारे पॉजिटिव में आप बोल सकते हो कि राजस्थान गवर्नमेंट ने क्या स्टेप लिए हैं, हमारे वन विभाग ने क्या स्टेप लिए हैं। अगला स्कीम हमारी जो युवा उद्यमिता प्रोत्साहन योजना है उससे रिलेटेड है। तो उसमें क्या क्या होता है, कब स्टार्ट हुई थी, ये देख लेते हैं। ये स्टार्ट हुई थी 2013-14 में, अमेंडमेंट होती रहती है। इसमें क्या होता है कि हम ऐसे 1000 उद्यमी, 1000 एंटरप्रेन्योर को कारोबार प्रोत्साहित करने के लिए जो हमारा RFC है, राजस्थान फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, जो राजस्थान वित्त निगम है, उससे आपको 5 करोड़ तक का लोन मिल जाता है। और जो अगर 5 करोड़ तक का लोन मिलता है, 5 है ना, तो जो शुरू के 1.5 करोड़ होते हैं उस पर आपको इंटरेस्ट सबवेंशन, इंटरेस्ट की छूट मिलती है 6%। इससे ज़्यादा आप लोन लोगे, मतलब ओबियसली 2.5-3 करोड़ रुपए लोगे, तो आपको नॉर्मल इंटरेस्ट रेट जो है 13.5% वो देनी पड़ेगी। तो इसमें क्या मिलता है, RFC लोन देगा, 6% सब्सिडी मिलेगी, क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट स्कीम है, मतलब इसकी सरकार RFC की तरफ से क्रेडिट गारंटी होती है। उसके अलावा जो कुछ भी कोलेट्रल रखना नहीं पड़ता, युवा उद्यमियों को कुछ भी गिरवी नहीं रखना पड़ेगा। और इसमें युवा की परिभाषा क्या है कि जो 45 साल का है वो भी युवा है, और जो कम उम्र और टेक्निकल प्रोफेशनल डिग्री वाले हैं उनको वरीयता दी जाती है। चलते हैं अगले आर्टिकल में।
अगला आर्टिकल जो विश्व बौद्धिक संपदा संगठन की रिपोर्ट है ना, WIPO है ना, तो उन्होंने यही बोला है कि इंडिया में क्या है ना कि अगर इंडिया से कोई पेटेंट डालता है तो उसको काफ़ी टाइम लगता है। अगर बाहर से डालेगा कोई पेटेंट रजिस्टर करवाने के लिए, दूसरे अगर मैं यूएस से पेटेंट कोई रजिस्टर करवाता हूँ तो मुझे बड़ी जल्दी मेरा पेटेंट आ जाएगा। तो इंडिया में यही है कि पेटेंट हासिल करने में जो हमारा प्रोसेस है उसमें वो काफ़ी लंबा है, 4 से 5 साल लग जाते हैं। वहीं दूसरे देशों में टाइमिंग कम लगती है, तो हमें इसको कम करने की ज़रूरत है। और उल्टा विदेश में जब विदेश में उल्टा पेटेंट करवाना महंगा भी पड़ता है, तो हमें इसको एड्रेस करने की जरूरत है। अब राजस्थान केरोसिन फ्री हो गया है, इसकी घोषणा जल्दी कर देगी। तो लास्ट बार बांसवाड़ा को दिया गया था, तो इससे क्या फ़ायदे होंगे? इससे फ़ायदा ये होगा कि हमारी जो सब्सिडी बर्डन जाता है केरोसिन सब्सिडी, उसमें 150 करोड़ रुपए की बचत हो जाएगी। ये एक छोटा सा आर्टिकल है, देख लेना आप। चलते हैं आगे, ये भी आप देख लेना। उसके अलावा ये घोटाला चल रहा है, इस पर डिटेल आने दो पत्रिका की, है ना, ये भी आएगा तब डिस्कस करेंगे। उसके अलावा INS करंज, इसकी डिटेल आप देख लेना। तो थैंक यू।